हेलो स्टूडेंट, मैं सिमरन मिट्टान आपका दृष्टि कोचिंग क्लासेस पानीपत में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के बारे में भी हम सेल के बारे में डीप से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में हमें अरस्तु ने बताया था। अरस्तु है, इन्होंने कहा था कि जो जीव जंतु हैं उनके बारे में हमारे संपूर्ण पक्ष से जानना होता है, वो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी को बाद में हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जूलॉजी और बॉटनी। जो अरस्तु थे वही जीव जंतु का विज्ञान हम जूलॉजी में पढ़ते हैं और बॉटनी में पढ़ते हैं हम पेड़ पौधे के बारे में। तो जूलॉजी के बारे में जब अरस्तु ने बताया था तो इसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहेंगे। फिर बात आती है जूलॉजी की, तो फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन हो जाएगा? अरस्तु। लेकिन फिर बात आती पेड़ पौधे। पहले पेड़ पौधों को मृत माना जाता था, क्योंकि आज भी आप देखते हो राह चलते फ़ोन पे बात करते कोई भी पेड़ पौधों को टक्कर मार देता है, लात मार देता है, कभी पत्ती तोड़ देता है। हम आज भी उनको जीवित नहीं मानते उस हिसाब से, मतलब उनकी कदर नहीं करते। लेकिन पहले तो लोग सच में ये मानते थे कि पेड़ पौधों में जीवन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, उनको हमारी तरह दुख सुख फील नहीं होता है। फिर उस टाइम भारत के वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने इन्होंने बताया था 10 मई 1901 को। इन्होंने बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है और इसके लिए उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। ये क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र था जिसमें हम पेड़ पौधे की थोड़ी सी भी झिल्ली या कुछ भी लेकर हम उसको इसमें रखेंगे और फिर हमें यंत्र पे स्क्रीन पे दिखता था कि पेड़ पौधे कैसे, उनमें जीवन है, क्या उनको दुख सुख फील होता है। इसके लिए उन्होंने इसकी एक झिल्ली ली थी जिसमें स्क्रीन पे थोड़ा सा चिन्ह दिखाई दिया था। उस चिन्ह को इन्होंने जीवन का प्रमाण माना। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पौधे की जड़ को ब्रोमाइड में भिगोया था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो चिन्ह थोड़ा सा हिलने डुलने लगा, जिससे पता चला कि उसके जीवन को संकट है। जैसे हम अपने मौत हमारे सामने आती है, हम मौत से लड़ने के लिए हम छटपटाते हैं, ऐसे उस टाइम पौधे की वो वाली सिचुएशन थी। तो वो चिन्ह हिल रहा था। थोड़ी देर बाद हमने देखा वो चिन्ह स्क्रीन से बिल्कुल विलुप्त हो चुका था। तब ये माना गया कि वो पौधा मर चुका है। तो ये क्रेस्कोग्राफ यंत्र था जिसका आविष्कार किया जगदीश चंद्र बसु ने, जो 10 मई 1901 में, और ये भारतीय वैज्ञानिक थे। लेकिन बॉटनी के पिता माना जाता है थियोफ्रेस्टस। मतलब इन्होंने कहा कि पेड़ पौधों की जो संरचना है उसके बारे में ये हमारे किस यूज आ सकते हैं, तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो वो थियोफ्रेस्टस ने बताया था। तो फादर ऑफ बॉटनी का हो जाएगा, ये बॉटनी के फादर हैं और ये वाले अरस्तु हैं जूलॉजी के। और अगर बायोलॉजी का तो वो भी अरस्तु ही है। तो अब हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल सबसे पहले वर्ड ही कहाँ से आया? सबसे पहले तो सेल को 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने खोजा था। और यह है जीवन की सबसे छोटी फंडामेंटल इकाई है। सबसे छोटी नहीं, क्योंकि अगर छोटी है तो सेल के अंदर तो राइबोसोम भी है, सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइसोसोम भी है, उसके अंदर सेंट्रोसोम भी है, उसके अंदर प्लाज्मा भी है। तो वो सारी चीज़ें छोटी हो जाएंगी। लेकिन नहीं, एक चीज़ को हम उसको फंडामेंटल इकाई मानते हैं जो अकेली खुद सेल अपना श्वसन खुद कर सकती है। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी जो मेन इकाई है, फेफड़ा से हम सांस लेते हैं, नाक से नहीं लेते हैं, फेफड़ा से हम सांस लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा काम करता है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर काम करती है। तो ये अपनी पूरी इकाई है, ये अपने लिए एनर्जी भी बनाती है, ये श्वसन लेती है, मतलब अकेली सेल जीवित रह सकती है। तो इसलिए सेल से मिलकर जो बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है कोई भी बॉडी का एक सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर उसके बाद मिलती है हमारी बॉडी। तो इसलिए सेल हमारी सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। इसको तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज की थी इसकी। वैसे बोला जाए कि हम अगर याद रखने का तरीका तो सबसे छोटी इकाई है, और अगर हम छोटी से छोटी चीज़ निकालते, कई बार चीज़ें हमारी सीधे से सामने नहीं आती है, तो हम बोल देते बाई हुक और क्रूक। तो यहाँ से हुक से हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे छोटी इकाई 1665 में दी थी। लेकिन इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कार्क से खोज की थी। कार्क होता है कोई भी बोतल है, समथिंग इस टाइप की बोतल होती थी पहले, और यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा होता था, और ये
काक होता था, इसको हम काक कहते हैं। और जो ये बनता था ये क्वार्क्स सुबेर एक वृक्ष है उसकी छाल से बना था। जो पहली बार उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, छोटे छोटे लेंस थे, और जो ये रॉबर्ट हुक है इनको लेंस से देखने का बड़ा शौक था, तो इन्होंने 2-3 लेंस को ऐसे मिलाया ताकि उसकी मैग्नीफिकेशन पावर या आवर्धन क्षमता बढ़ सके। तो वो हर चीज़ देखता था, तो उसने सोचा मैं कार्क में भी देख लूँ। उसने पहले कार्क को देखा तो वो ज़्यादा मोटी थी तो उसको कुछ समझ नहीं आया, तो उसने ऐसे नाइफ लेके उसको पतला पतला काटता गया। एक झिल्ली इतनी पतली थी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई थी, है तो वो लकड़ी लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई थी। तो उसने देखा अब इसको देखता हूँ, उसने उसको देखा तो उसको क्या नज़र आता है, समथिंग लाइक दिस, ये कोष्ठक, इसको कोष्ठक बोलते हैं। मतलब है तो ये पेड़ था ना, तो बोटनी वाली, तो ये पेड़ पौधों वाली सेल हो जाएगी। इंसान की तो राउंड शेप में होती है ना ह्यूमन बॉडी में, और ये वाली पेड़ पौधों में होती है। तो उसने इनको देखा था और उसने कुछ नहीं देखा था, तो उसको इन्होंने इसका नाम दे दिया सैला, जो ये कोष्ठक थे। और सैला को, ये ग्रीक का था, जो रॉबर्ट हुक था ये ग्रीक था। हम सारे वैज्ञानिकों को मोस्टली ग्रीक के, यूनानी लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है। वैसे पहले ऋग्वेद में भारतीयों से सीखा गया, लेकिन हमारा ही चीज़ हमें दोबारा से यूनानियों ने पढ़ा दी गई है। तो लैटिन भाषा में इसका सैलो को क्या बोलते हैं, लिटिल रूम, क्योंकि उसने देखा ये छोटे छोटे कमरे थे तो उसने इसको लिटिल रूम नाम दे दिया। तो पहली बार सबसे पहले सेल वर्ड किसने दिया, तो भी रॉबर्ट हुक ने दिया। सेल वर्ड के बारे में सबसे पहले बताया तो भी ये पहले रॉबर्ट हुक ही हो जाएंगे। अगर इन्होंने ही पहले बताया तो फादर ऑफ साइटोलॉजी भी यही हो जाएंगे। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में भी तो हर किसी शब्द को अलग अलग नाम दिया गया है, तो साइंस में इसको साइटो कहते हैं। तो अगर ये साइटो है, इस रॉबर्ट हुक ने पहले बताया है, तो ये बन गया फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो जो रॉबर्ट हुक है वो फादर ऑफ साइटोलॉजी भी है। अब हमें कोशिका के बारे में पता चल गया है, लेकिन वो क्या थी, डेड सेल थी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया। में ये सब हो चुका था। फिर एक एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक नाम का व्यक्ति था, एवी ल्यूएनहॉक। इन्होंने, ये एक दुकानदार था, लेकिन इसको भी उस टाइम माइक्रोस्कोप वो कहते हैं ना कमर्शियल नहीं था, लेकिन इसने भी अपनी दुकान पे रखा हुआ था, शौक था। जब भी ये फ्री होता था ये अपनी दुकान पे, कई बार कस्टमर नहीं आते तो उसमें देखता रहता था। एक दिन बारिश हुई, बारिश के टाइम भी कस्टमर कम ही होते हैं, तो इसने बारिश का पानी लिया और 3 स्लाइड ली। स्लाइड वो होती हैं, कई बार आप खून चेक कराने गए होंगे तो डॉक्टर ने एक कांच की वो स्लाइड ली होगी, उस पर जब अपना खून रखते, ऐसे इसने 3 स्लाइड ली और बारिश का पानी बाहर से भर के लेके आ गया सिरिंज में, सब पे 1-1 ड्रॉप्स रख दी। बैठ के अपनी दूरबीन लेके इसने पहले वाली में देखा, कुछ नहीं दिखा। दूसरे वाली को देखा, अब बारिश का वो बेकार पानी, पहले तो बारिश का बिल्कुल साफ पानी होता, लेकिन जब वो धरती में आ जाता सारी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। तो इसने दूसरी में भी देखा, कुछ नहीं है। लेकिन जब उसने तीसरी में देखा तो उसका ऐसा कुछ पानी में हिलता हुआ दिखाई दिया। इसको ये लगा ये कोई एनिमल मॉलिक्यूल है, मतलब पानी के साथ बहा किसी जानवर का कुछ भी छोटा पूछ है, वो पानी में हिल रहा है जस्ट। लेकिन जब उसने धीरे से देखा ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये सबसे छोटी सेल थी और जीवित सेल थी उस टाइम। तो पहली बार जीवित सेल के बारे में खोज की थी एंटनी ल्यूएनहॉक ने, लेकिन कर दी किसकी, बैक्टीरिया की। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हो गए, क्योंकि पहली बार इसने देखा था। तो ये क्या है, इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोल दिया। लेकिन इसी ने आरबीसी की भी खोज की थी, इसी ने स्पर्म की भी खोज की थी, यही वहाँ से थे।
अब इन्होंने ये ऐसा बोला था, और 1664 में 1665 में किसने बोला था? हुक ने। और जब हुक ने डेड सेल की खोज की थी, उसने अपनी एक बुक भी लिखी थी, वो भी उसने 1665 में ही प्रकाशित कर दी थी, जिसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। कई बार पूछ लिया जाता है माइक्रोग्राफिया। और जब इसने सेल के बारे में बताया, इसी का एक चैप्टर था 18वां चैप्टर। इसके 18वें चैप्टर में इसने लिखा था कि सेल ऐसी होती हैं, और सेल के बारे में जो इसने कोष्ठक देखे और उसका नाम दिया, सेल दिया, तो पहली बार इस बुक में दिया गया था। अब हम इस क्लास में सेल की डिवीज़न के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेल बायोलॉजी हो जाएगा। सेल की संरचना में बात नहीं करेंगे। हम सेल का थोड़ा सा स्टैटिक है, जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, एक दो उनको देख लेते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया सेल की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो डेड सेल की थी रॉबर्ट हुक ने, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी भी वही है, वो आप देख चुके हो। उसके बाद सबसे छोटी सेल, ये होती है माइकोप्लाज्मा। इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी हो सकती है, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब है सबसे बड़ी सेल कौन सी है? छोटी है तो सबसे बड़े वाले को भी देख लेते हैं। वो हो जाता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसको स्तुरुमुर्ग का अंडा बोल दिया जाता है। बहुत बड़ा नहीं है, कुछ इतना सारा है स्तुरुमुर्ग का अंडा, क्योंकि अंडा हमेशा एक सेल से बना होता है। आपने भी कई बार देखा होगा, जब ऑमलेट वगैरह बनाते हैं तो जब वो अंडा टूटता है, लेकिन जो उसका येलो सैक होता है ना, वो बिना हिलाए कभी नहीं हिलता, वो एज इट इज़ रहता है। वाइट वाला पार्ट फैल जाता है, जो वो येलो वाला पार्ट है वो एक सेल है, और जो स्तुरुमुर्ग का अंडा है उसकी सबसे बड़ी सेल है। ये तो बात आ जाती है ऑल ओवर की। और स्तुरुमुर्ग है जिसका अंडा सबसे बड़ा है, ये पक्षी भी सबसे बड़ा है। अगर पक्षियों की बात करी जाए तो स्तुरुमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, और अगर देखा जाए सबसे छोटा पक्षी है वो हमिंग बर्ड है। अब तो हम इसके बारे में बात करें तो आइए देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी की भी बात करेंगे, तो ह्यूमन बॉडी में इसमें भी बात करते हैं हम। सबसे पहले बिग सेल, फीमेल, महान लोग हैं हम, तो हमारी सबसे बड़ी सेल है वो है ओवम। ये फीमेल के अंदर जो अंडा बनता है, जो 28 दिन के अंदर, वैसे इसका निश्चित काल है 28 दिन के अंदर इसका सक्रेशन हो जाता है, तो बार बार बनता है, लेकिन ये सबसे बड़ी सेल है। फिर उसके बाद है सबसे स्मॉल, ये मैन के अंदर पाई जाती है। लेकिन अब ह्यूमन बॉडी में हम सबसे लंबी सेल के बारे में बात करेंगे। ये होती हैं न्यूरॉन। जो न्यूरॉन सेल है, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनमें सबसे कम, ना के बराबर सेल डिवीजन इनमें होता ही नहीं है। और हमारी बॉडी में अगर सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है तो लीवर के अंदर होता है, इसलिए लीवर के अंदर कैंसर बहुत जल्दी होता है। और वैसे भी जब हमें चोट लगती है तो लीवर सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवर कर लेता है, क्योंकि जब भी चोट लगेगी तो निर्माण हो जाएगा, नई कोशिका बन जाएंगी तो लीवर के अंदर। लेकिन वही बात है, जिस चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। कैंसर भी वहाँ पर जल्दी होगा, क्योंकि जहाँ पर हमें एक कोशिका की ज़रूरत है वहाँ पर 2 बन गई, 3 बन गई, काम चल भी जाएगा, नहीं बनी तो भी काम चल जाए। लेकिन अगर एक की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें 100 कोशिका मिल रही हैं, तो वो गुच्छा बन जाएगा, तो कैंसर हो जाता है। फिर है कि न्यूरॉन्स हैं, ये ब्रेन की सेल हैं। फिर इसका मतलब ब्रेन में कभी कैंसर होता ही नहीं है, होता है, लेकिन वो दूसरी सेल है। जो 80% सेल है ब्रेन में, ये वाली काम करती है। फिर है जो गिलियल सेल होती हैं, जो उनकी 20% रेशो होती है, उनके अंदर सेल डिवीजन होती है, इसलिए ब्रेन में कभी कभार कैंसर होता है। अदरवाइज न्यूरॉन की वजह से कभी कैंसर नहीं होता है। और इसी वजह से ब्रेन में रिकवरी भी नहीं होती है। ब्रेन में अगर चोट लग जाए तो उस आदमी की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, ऑन द स्पॉट ही हो जाती है। लेकिन बाकी जगह अगर चोट लग जाए थोड़ी बहुत रिकवरी कर लेगा। और लीवर में तो इवन चाकू भी कोई मार दे
तो भी रिकवरी कर लेगा, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।